हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। होप यू आर डूइंग वेल। अभी तक हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। ओके, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने थोड़ा न्यूटन के बारे में सुना, राइट? थोड़ी हिस्ट्री टू जस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी। फिर हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे, ठीक है? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वीक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। थोड़े से डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा उसके बारे में, और ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्सेस एज वी एडवांस इन द चैप्टर, ठीक है? देन वी सॉ व्हाट इज इनर्शिया, हमने रिवाइज किया। वी सॉ व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है? वी सॉ व्हाट इज मोशन। फिर मोशन को हमने दो वे में क्लासिफाई किया। एक तो टाइप ऑफ मोशन था, एक तो टाइप ऑफ स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है? स्टडी ऑफ मोशन को स्टैटिक्स और काइनेटिक्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। काइनेटिक्स में दो पार्ट है। In one part we do not consider the cause of the motion, that is kinematics, and in one part we consider the cause of the motion, okay, that is dynamics. Okay, then this is the types of motion. Okay, types of motion. Okay, तो लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, पैराबोलिक मोशन होता है। ओके, देन वी स्टडीड व्हाट इज एरिस्टोटल्स पॉलिसी। मतलब बेसिकली हम लोग ने न्यूटन्स लॉ शुरू करने से पहले थोड़ा उनका हिस्ट्री चेक की कि कहाँ से न्यूटन को ये सारे आइडियोलॉजीज मिले हैं, ठीक है? तो एरिस्टोटल पॉलिसी देखी, फिर गैलीलियो ने क्या प्रपोज किया वो भी देखा। फिर हम लोग आए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो इसमें सिंपली ये बताया न्यूटन ने कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में ही रहेगा या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। ओके, तो ये बताया न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने। न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है F इज इक्वल टू ma, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है? F इज इक्वल टू ma कब होता है? जब मास कांस्टेंट हो, ठीक है? फिर हमने देखा द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ। ओके, देखेंगे आगे लिखा है सब कुछ, सो वील रीड दैट टू। ओके, फिर हमने देखा थर्ड लॉ। ओके, थर्ड लॉ में है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्स। ओके, इस चैप्टर में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्स, उसके हमने काफी वीडियोस देखे, काफी सारे एग्जांपल्स भी देखे, राइट? इसमें हम लोग यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। Okay, in this part you are first of all introduce what is normal reaction, क्योंकि normal reaction comes from the basic concept कि every action has an equal and opposite reaction. Okay, फिर आगे हमने देखा limitations of Newtonian mechanics, ठीक है? So इसमें we came across the terms such as inertial frame of reference, pseudo force, ठीक है? So it is not applicable there. Okay, एक चीज लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। देखो, पहले तो ये क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए था। ये न्यूटन का लिमिटेशन है कि यू नो तो क्वेश्चन ये आना चाहिए था आपको, जैसे कि मान लो जब भी हमने ये एग्जांपल देखा, कहाँ गया दिस वन, ठीक है? तो इसमें देखो, यू नो इफ यू आर स्टैंडिंग इन दी बॉक्स, आई होप यू रिमेम्बर दिस एग्जांपल। ओके, ये बॉक्स था, इसमें ब्लॉक है, और ब्लॉक का हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो ये जो बंदा खड़ा है इन दी बॉक्स, ओके, ही इज इन दी व्हेन ही इज इन दी बॉक्स, सो नाउ ही इज इन दी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? तो ये जो लिमिटेशन है, वापस लिमिटेशन के पास जाएंगे, ठीक है? कि इट इज ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो फिर सर जब भी आपने ऐसा पूछना चाहिए था कि सर जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम ऐसा कोई क्वेश्चन है,
So why don't we consider in that question, being in the inertial frame and analyzing? So this, this whole limitation would be in itself absurd, right? क्योंकि अभी हम लोग inertial frame of reference में नहीं है, लेकिन we can analyze being in the inertial frame of reference, like we see in this example. So in this example, we have solved it by Newton's second law, right? So how is it then limitation कि inertial frame of reference में नहीं है तो नहीं लगेगा? So basically in some questions, इस question में तो हो रहा है, but in some question it will be really difficult for you to analyze from an inertial frame of reference. Okay, so it will be all the time non-inertial frame of reference. That is why it becomes very mandatory to use, the D'Alembert's principle. This only helps us solve it. ठीक है, तो कभी कभी ऐसे cases भी होते हैं. So that is why these are some cases where Newtonian mechanics not fails, but we cannot apply that method. Okay, फिर आगे जाके applicable, it is applicable for point objects. यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस हुए फ्री बॉडी डायग्राम से. तो फ्री बॉडी डायग्राम पे एक स्टूडेंट को जरा क्वेश्चन था. ओके, ही वाज नॉट क्लियर व्हाट इज एग्जैक्टली फ्री बॉडी डायग्राम. तो आज हम लोग विल स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, क्या उसका यूज है. यूज तो बेसिकली यही है, इट हेल्प्स अस अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, व्हाटएवर इट इज. तो एनालिसिस के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है. ओके, then the fourth thing was it is applicable for rigid bodies. तो यहाँ पे मैंने मार्क किया था आपके लिए कि mechanics is for rigid bodies and there is a subject strength of material which is for not rigid body, which is for bodies which are not rigid. Okay, and then it is also not applicable for objects moving with speed of light. ठीक है, वहाँ पे कौन सी थियरी लगती है? थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की. आइंस्टाइन का स्पेलिंग एक सेकेंड. यस, दिस इज आइंस्टाइन स्पेलिंग. ठीक है, ये इनकी भी रिलेटिविटी की थियरी है, गैलीलियो की, जो हमने देखी थी. कहा गया वो एग्जांपल? हाँ, ये वाली गैलीलियो की, गैलीलियोज रिलेटिविटी. एक्चुअली यही गैलीलियो का ही रिलेटिविटी का कंसेप्ट आगे जाके एक्सटेंड किया है आइंस्टाइन ने इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस. ठीक है, तो ये गैलीलियोज रिलेटिविटी इज विद रिलेटेड टू एक्सेलरेशन और मोशन, एंड आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी यही से वो आइडिया डेवलप होती है फ्रॉम गैलीलियो, एंड ही टुक इट टू टाइम एंड स्पेस. ओके, देन फिफ्थ इज इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर साइज. ओके, वहां पे कौन सी थियरी चलती है? क्वांटम मैकेनिक्स की. ओके, फिर हमने देखा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थोड़ा सा हमने डिटेल में देखा क्या होता है. ठीक है, रिलेटिविटी हमने पढ़ी, मोशन की रिलेटिविटी क्या होती है. फिर हमने देखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा एट रेस्ट होता है. ओके, जिस फ्रेम पे हम खड़े होते हैं. और फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ, कि फर्स्ट लॉ की ऐसी क्या जरूरत है अगर सेकंड लॉ भी फर्स्ट लॉ के सारे कंसेप्ट्स इंडिकेट कर रहा है. हमने ये चीज देखी थी सेकंड लॉ में. या दिस इज सेकंड लॉ हमने डिस्कस किया. उसके नीचे मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड लॉ से हम लोग ये फर्स्ट लॉ भी इंडिकेट अगर कर सकते हैं तो फर्स्ट लॉ की अलग से क्या जरूरत थी. ठीक है, तो उसका जवाब हमने देखा यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ. तो फर्स्ट लॉ में से पहले हम देखो इंडिकेशन मिलता है ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दूसरी चीज ये पता चलता है फोर्स इज द कॉज, तो ये कॉजल अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है. ओके, फिर हमें मेन चीज जो पता चलती है वो है इनर्शिया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ. ठीक है, इनर्शिया. फिर हमने रियल फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स क्या होता है देखा. ठीक है, मुझे गारंटी है सब लोग को ये समझा होगा
क्योंकि हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है इस पे, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी देखा है। ओके, ये जो एग्जांपल है ऑफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ट्रक एंड द ट्रक इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, लेकिन इस आदमी को क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट मूविंग दिखेगा, मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो फॉर दिस ऑब्जेक्ट, फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस मैन, दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक्चुअल कोई फोर्स नहीं, लेकिन फॉर एनालिसिस पर्पस हम लोग एक सूडो फोर्स लेंगे, बिकॉज इफ एनीथिंग हैज टू मूव देयर शुड बी अ फोर्स व्हिच इज इट्स कॉज। तो यहाँ पे एक्चुअल तो कोई फोर्स नहीं है, इस पे ही फोर्स है, तो लेकिन इसके पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा। ओके, हाउ टू कैलकुलेट दैट सूडो फोर्स? इट इज माइनस नेगेटिव ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। माइनस साइन क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है टू दी ऑपोजिट टू दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फिर हमने देखा, ये समरी है सूडो फोर्स की, कि सूडो फोर्स फॉल्स फोर्स होता है, इट डजंट एग्जिस्ट। एप्लीकेशन कब करते हैं? जब अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेशन, मतलब ऑब्जर्वर ही ऐसे चीज के ऊपर खड़ा है जो कि मूविंग है। ओके, देन द डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लास्ट थिंग, की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो मैग्नीट्यूड में यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी? बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज मैग्नीट्यूड, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखी। एक्सल द डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख सकता हूँ इन ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक नोट लिखवाई थी, इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक सूडो फोर्स इनटू कंसिडरेशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बट इन सम केसेस इट गिव्स अस एफिशिएंट सॉल्यूशन। ओके, फिर फ्री बॉडी डायग्राम, जो अभी हम पढ़ेंगे वापस, कि मैंने बताया था, लेकिन आई थिंक इट वाज नॉट अप टू द मार्क। एक आप में से एक स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, बट नो प्रॉब्लम, विल डिस्कस इट अगेन। ओके, देन वी सॉ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मैंने आपको बताया वेट एक फोर्स होता है, ओके, एंड मास इज मास, इट्स जस्ट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगली बार आपको कोई अगर पूछे कि आपका वेट क्या है, तो केजी में आंसर मत करना। अगर आप कोई टेक्निकल इंटरव्यू में हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, आपको अगर वेट पूछे तो आप मत बताना कि सर मेरा वेट 77 kg है, ठीक है, तो यू विल बी टेक्निकली रॉन्ग। इसको आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 77 इंटू 9.8 कितना होता है? ये होता है 754.6। ओके, 754.6 क्या आएगा इसका यूनिट? न्यूटन। ओके, तो ये वेट है, ये मेरा वेट है ऑफकोर्स, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा फ्री बॉडी डायग्राम व्हेन देयर इज नॉर्मल रिएक्शन, तो पुशिंग, नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स होता है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं हमने देखा। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके एग्जांपल्स देखे, अलग अलग वेज में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर हम लोग ने टेंशन देखा, टेंशन होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, ये देखा। टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, यू नो दिस रेड थिंग व्हाट आई एम राइटिंग, दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स, ठीक है। ये ऊपर है, नीचे है, ये आपको हेल्प करेगा मेकिंग सच। इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू राइट, क्या, जस्ट अ सेकेंड, लिखना चाहिए यहाँ पे डायरेक्शन, डिसाइडिंग डायरेक्शंस, ये डिसाइडिंग डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। फिर हमने एक नोट लिखवाई कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.81, ओके, इट इज 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, व्हेन आई कैलकुलेटेड माय वेट, अभी जस्ट मैंने अपना वेट कैलकुलेट किया, तो मेरा जो मास है केजी में
77 kg, उससे क्या मल्टीप्लाई किया, g मल्टीप्लाई किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8। ओके, 1 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया बट इट इज ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, फिर हमने देखा या फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या सूडो फोर्स हम लोग जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आंसर था नहीं, राइट, क्योंकि मोशन ही नहीं है तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट ही नहीं आता। ठीक है, तो फिर अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो कौन सा हम लोग थियरी यूज करेंगे टू सॉल्व इट, लाइक इन दिस, ये कैसे आया, समेशन ऑफ all vertical forces equal to 0, this comes by applying Newton's second law of motion। ठीक है, और फिर हमने देखा कि टेंशन में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम आता है, इसको कहते हैं मंकी प्रॉब्लम्स, मंकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ होता है ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और मंकी का हम फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, सो ये अभी तक हमने देखा, अभी आगे। ठीक है, हम लोग आज करेंगे, पहले तो एक चीज बची है, स्प्रिंग फोर्स का कैसे करें एफपीडी। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एफपीडी ही कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली एफपीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, बहुत ही सिंपल चीज है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो न्यूटन सर ने एक अजम्पशन या फिर एक लिमिटेशन दिया था, मैं वापस वहां लेके चलता हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो न्यूटन सर कहते हैं कि देखो भाई, अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपको यूज करना है तो आपको हर ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट में कंसिडर करना पड़ेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब गाड़ी हो तो आप ऐसे तो कोई इस पे फोर्स एनालिसिस नहीं कर सकते, यू हैव टू कंसिडर दिस एज अ पॉइंट, एज अ ब्लॉक, समथिंग लाइक दिस। if there's a man, so it's not possible for us to apply Newtonian physics here, you have to consider this as a point or a man जिसके ऊपर सारे forces act कर रहे हैं, okay, just to make the calculations easy। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है, देखो, मान लो मैं थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स चीज बनाता हूँ, जैसे कि एक स्लोप है, इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है ऑफ m। ठीक है, इस स्लोप का एंगल है कुछ 30 डिग्रीज। ठीक है, और इसको ऐसे कुछ खींचा जा रहा है विद दिस टेंशन। ठीक है, खींच रहा है, या फिर एक एग्जांपल और रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि बच्चे कभी कभी उनके पास एक कार होती है, टॉय कार होती है, जिसको ऐसे एक स्ट्रिंग रहती है और वो बच्चे उस स्ट्रिंग से उसको खींचते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा चलते चलते बच्चे इसको खींचते हैं। ठीक है, तो ऐसी टॉय कार है यहाँ पे जिसका मास है m और बच्चा उसको खींच रहा है, he is pulling it up the slope which is of 30 डिग्री। तो इस पे अभी कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ना, ये पूरा जो मास है ना, इसको हम लोग फ्री करेंगे विद द होल सिनेरियो, फ्रॉम द होल सिनेरियो विल जस्ट फ्री इट। ओके, विल फ्री इट, तो इस बॉडी को फ्री करेंगे और मैं इसका फ्री जो बॉडी है यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अभी 30 डिग्रीज इंक्लाइन नहीं बनाऊंगा, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, सीधा बनाऊंगा। ठीक है, सीधा बनाऊंगा विद मास m। ठीक है, तो अभी इस पे देखो, वेट इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन कैसे लगेगा, इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, इट वोंट बी लाइक
नो, इससे नॉर्मल ऐसे नहीं लगेगा, इससे ऐसे परपेंडिकुलर, मास से परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, नीचे लगेगा बराबर से। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ और इंक्लाइन बना देता हूँ, मेक्स थिंग टू मेक थिंग्स क्लियरर फॉर यू। ओके, ये अच्छा 60 डिग्री का स्लोप है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा मास रखा है m, ठीक है। और इसको मान लो ऐसे खींच रहा है, ठीक है, बच्चा ऐसे खींच रहा है इसको। तो अभी ये मास को हम लोग ऐसे सेपरेट करके यहाँ पे रखें, ठीक है। और अभी इस पे हम लोग फोर्सेस लगाएंगे कि इसके ऊपर इसका वेट ऐसे लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन सीधा ऊपर लग रहा है, और इसके ऊपर यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग है ना लेबल करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे लेबल। ये नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर, और ये ऐसे कुछ वेट का फोर्स लगेगा, ओके, विच विल बी लाइक 60 डिग्रीज इंक्लाइंड, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे वेट तो ऐसे लगेगा, ठीक है, विच विल बी लाइक 60 डिग्रीज इंक्लाइंड फ्रॉम इट्स वर्टिकल, ठीक है। तो वैसे ही मैंने फोर्स यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे वेट लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है फोर्स ड्यू टू टेंशन में लिख रहा हूँ, या फिर अप्लाइड फोर्स भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे है फोर्स विच इज नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है, बॉडी को फ्री करते हैं और उसके ऊपर जो भी फोर्सेस है ना वो हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ओके। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अभी F बताता है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, और उसका कोई डिस्क्रिप्शन भी होता है कि व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। और फिर एरोज होते हैं, वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो इतना ही चीज होती है। और ये फ्री बॉडी डायग्राम पे हम लोग जो भी न्यूटन सेकंड लॉ, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल जो भी अप्लाई करना है फोर्स एनालिसिस, वो इस पे एनालाइज करते हैं। क्योंकि मेकिंग दीज फोर्सेस ऑन सच कॉम्प्लेक्स सिनेरियो इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे सब ऐसे बनाना, ठीक है। हालांकि आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी सब, तो फिर आप बना सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ये सब बनाना बहुत डिफिकल्ट है। सो वी फ्री द बॉडी फ्रॉम द होल सिनेरियो, ओके, वी फ्री दिस होल बॉडी फ्रॉम द सिनेरियो, उसको सेपरेटली लेके आते हैं हम लोग बाहर, और उसके ऊपर जो सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो हम लोग डिस्प्ले करते हैं, एंड देन वी एनालाइज दिस फ्री बॉडी डायग्राम, okay, because then it is easy for us to analyze this, right? तो अभी अगर आपको ये समझ गया है तो आप लोग एक काम करो, अभी आप वापस जाके इफ सम लाइक इफ यू हैड नॉट अंडरस्टूड दिस एफपीडी इन द फर्स्ट प्लेस, जब मैंने आपको यहाँ बताया था और अभी समझा है, देन यू अगेन गो थ्रू दिस होल थिंग, ओके। कहाँ से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक, ठीक है। यहाँ से आप वापस जाओ, यहाँ से वापस शुरू करो फ्री बॉडी डायग्राम से, okay, you see this numerical, you see how I have applied the normal reaction, ठीक है। यहाँ से वापस जो पिछला लेक्चर है, पिछला वाला जो लेक्चर है वो वापस देखो, ये सब कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। now things will make more sense to you, okay, you see all of these things now that you have understood what is free body diagram, okay। अगर वापस नहीं जाओगे तो वापस it will become, things will become difficult for you, so you go and revise this again. If not possible now, you can just go after the class and see for it, okay।
क्या है एग्जैक्टली सब चीजें। ओके, सो आई होप नाउ दिस होल फ्री बॉडी थिंग इज क्लियर फॉर यू। इसका पर्पज है बेसिकली एनालाइज करना है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम में जो ये जो ब्लॉक है, दिस ऑब्जेक्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज इट। सो व्हाट वी डू, वी टेक इट आउट ऑफ द सिनेरियो एंड एनालाइज इट। तो ऐसे काफी सारे ब्लॉक्स है, तो हम लोग ने यहाँ पे देखो सेपरेटली सारे ब्लॉक्स को एनालाइज किया है। ये देखो यहाँ पे इनका सब सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बना है, इनको फ्री किया उनके सिनेरियो से और वन बाय वन सबको एनालाइज किया। ये फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम है, ये सेकंड है और ये थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, तो रेड लाइन से मैंने सेपरेट किया है सबको। ओके, ओके, सो आई थिंक नाउ वी शुड मूव अहेड। हमने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट टाइम? टेंशन हो गया था ये। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम टेंशन में कैसे हम लोग बनाते हैं वो हमने देखा। ठीक है, हमारा बचा था स्प्रिंग के लिए। ठीक है, तो स्प्रिंग का भी बना देते हैं, टेंशन फोर्स स्प्रिंग फोर्स का बना देते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स देखो, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा और स्पेस बनाते हैं। या तो सेम सिनेरियो अपना टेंशन जैसा। ठीक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे एक मास लगा है m। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, पहले थोड़ा सा नोट्स लिखते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स होता है एक इलास्टिक फोर्स। ठीक है, रेड में लिखते हैं पहले। तो ये है रिस्टोरिंग फोर्स, दिस विल गिव यू व्हाट इज द डायरेक्शन। ठीक है, इसको और कह सकते हैं हम लोग इलास्टिक फोर्स भी। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब अभी देखो, ये जो मास है ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग क्या होगी, ये ऐसे एक्सटेंड होगी। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो स्प्रिंग अभी यहाँ पे एक्सटेंड होने वाली है, फ्लेक्स होने वाली है, मतलब क्या कहते हैं, एक्सपैंड होने वाली है। तो रेस्टोरिंग फोर्स कौन सी तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक है तो वापस अपनी पोजीशन गेन करना चाहेगी, सो द फोर्स विल बी अपवर्ड्स। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, सिंपल है। ये मास है, इसका वेट डाउनवर्ड्स है mg, और रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, क्योंकि मास की वजह से स्प्रिंग एक्सपांड होगी। ठीक है, सो इट विल बिकम लाइक expanded। ठीक है, with the same mass। ठीक है, तो since it will expand, so there will be a restoring force। it will not actually expand, it depends कि spring force कितना है, but there will be, देखो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स तो नीचे की तरफ है, अपना ग्रेविटी है, तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग विल ट्राई टू कंपनसेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स तो चाहिए। तो ऑपोजिट फोर्स कौन सा होगा, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होगा, विच विल कीप द मास एट दिस प्लेस। ठीक है, सो दिस विल बी रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो अभी इस पे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कैसे लिखेंगे इसको, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि कोई मूवमेंट तो है नहीं, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसके लिए क्या होगा यहाँ पे 0। ठीक है, कैसे लिखेंगे, फोर्सेस ऊपर की तरफ है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एफ आर लिखता हूँ मैं अभी के लिए, माइनस नीचे की तरफ है वेट इक्वल्स टू 0। सो एफ आर इज इक्वल्स टू एम जी। भी एफ आर वगैरह क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हम लोग बाद में देखेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बट फॉर नाउ दिस इज सफिशिएंट। ओके, सो रिस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स।
ओके, सो तीनों में एक बार देख लेते हैं। ये फाइनल नोट्स में आपको देता हूँ। नॉर्मल फोर्स होता है, आगे लिखते हैं, रुको, टेंशन फोर्स होता है, ये डायरेक्शन के लिए, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, दिस इज फॉर यू टू डिसाइड इट्स डायरेक्शन। टेंशन फोर्स है, फिर है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये अलग में लिखते हैं। तो नॉर्मल फोर्स होता है पुशिंग फोर्स, ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू डिसाइड इट्स डायरेक्शन। टेंशन फोर्स इज पुलिंग फोर्स, and spring force is restoring force. ओके, सो ये फाइनल बॉक्स है। ठीक है, फाइनल नोट्स कि कैसे अप्लाई करते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम इन ऑल दिस फोर्सेस। तो अभी मेरे ख्याल से क्लियर है कि ये तीन फोर्सेस को हम लोग इनका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। ओके ओके, नाउ विल स्टडी वर्क डन। ठीक है, अभी वर्क क्या होता है पहले समझते हैं कि वर्क क्या होता है। तो मान लो ये बॉडी है, अ ब्लॉक ऑफ मास m, एंड ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ओके, और इसको मैंने पुश किया विथ फोर्स F, ठीक है, एंड आई पुश्ड इट अंटिल दिस बॉडी रीच दिस पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो it was at position A, initial position, it reached position B, okay, so here the work is done। कितना वर्क डन है, जितना उसमें फोर्स अप्लाई किया, उस पर फोर्स जितना अप्लाई किया मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस फ्रॉम A to B। ओके, सपोज दिस डिस्टेंस इज, लेट्स टेक इट एज S, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसका टिपिकल डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। तो इसका डेफिनेशन है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स दैट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट moves that object। okay, work is done when a force that is applied to an object moves that object। ठीक है, अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ओके, तो ये ब्रीफली अपने आइडिया तो समझ लिया कि वर्क डन क्या होता है, बट विल गो इनटू अ बिट ऑफ डेप्थ। ठीक है, आप लोग जानते हो फोर्स एक वेक्टर होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। ओके, ये हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की नहीं। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे I'll just put a question for your assignment, आपके होमवर्क के लिए। You have to tell me the difference between displacement and distance। और एक क्वेश्चन आपको ये भी बताना है, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, सो दिस इज एन होमवर्क फॉर यू। और क्वेश्चंस मैं दूंगा एज वी प्रोग्रेस इन दी टॉपिक। ठीक है, फिलहाल तो इस पे वापस आते हैं। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एस इज आर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट, एंड फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन होती है। सो नाउ व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग इट, यू मस्ट नो दैट एक तो क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। ओके, सो आई होप यू हैव स्टडीड दिस, व्हाट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। Even if you have not studied, it is fine,
मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा, आई टेल यू हाउ द कंसेप्ट विल मूव ऑन। ठीक है, तो देखो दो केसेस होते हैं, एक तो वर्क डन होगा जब फोर्स कांस्टेंट हो, ओके, वर्क डन विथ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये केस 1 है। इसका मतलब है कि ये जो वर्क डन के फॉर्मूला में ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, ओके, एंड देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर ऊपर के एरोज हटाने हैं, वील हैव टू डू दिस एफ इनटू एस मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ओके, तो ये है इसका एक्चुअल फॉर्मूला व्हेन दी फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड फोर्स इज कांस्टेंट। ओके, इसकी और एक केस है व्हेन वर्क डन विथ वेरिएबल फोर्स। हम लोग देखेंगे थोड़ा इसका और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। कांस्टेंट फोर्स में जो वर्क डन होता है, we'll try and understand a bit more things about it. Okay, so first of all, ये जो कांस्टेंट फोर्स वर्क डन होता है, इसके एग्जांपल्स देख लो। कांस्टेंट फोर्स कब होता है, व्हेन सपोज एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग। ठीक है, तो ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कुछ वेरी नहीं होता, राइट। सपोज ये कोई बॉक्स है एंड आई एम पुशिंग इट विद सम कांस्टेंट फोर्स, ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, so this is an example that the force is constant। ठीक है, वैसे ये वेरिएबल फोर्स कब होता है, आप कहोगे यार हर हर बार तो कांस्टेंट ही फोर्स है, वेरिएबल फोर्स हाँ होता है बहुत बार, जैसे कि लाइक देयर इज रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, जब कोई लिक्विड हो, मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, एंड व्हेन इट इज फ्लोइंग, ठीक है, तो इसमें देखो देयर इज अ रेजिस्टिंग फोर्स इन द लिक्विड, ओके, which is called as viscous force। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तो रेजिस्टिव फोर्स भी तो चेंज होता रहेगा, और फोर्स चेंज होगा तो वर्क डन भी इट विल बी एसोसिएटेड विद वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, बट नाउ विल स्टडी कांस्टेंट फोर्स के बारे में। ठीक है, ओके, लाइक इन केस ऑफ ग्रेविटी, देखो अभी हम ग्रेविटी का एक एग्जांपल देते हैं। सो अभी इसमें मान लो कि ये बॉल जो है, ओके, सो इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये हाइट लेते हैं हम लोग h। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, देख लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल between the direction of force and direction of displacement। okay, direction of force and direction of displacement। okay, so now if you see in this example कि इसमें जो फोर्स है, क्या फोर्स होगा, इसमें जो फोर्स होगा वो होगा जैसे हमने पढ़ा था mg। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशन, इस पे ये फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, सो फोर्स विल बी mg। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, राइट, और थीटा क्या है इसमें, थीटा इसमें है 0। देखो फोर्स भी इस तरफ है और हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फोर्स इस तरफ है और बॉल जा ऊपर की तरफ है। ओके, सो
फोर्स भी इसी तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, तो एंगल क्या होगा दोनों में, जीरो. सो दिस विल बी cos ऑफ जीरो, और cos ऑफ जीरो क्या होता है, 1 होता है. सो वर्क डन विल बी mgh. ठीक है, इन दिस केस. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फोर्स वर्क डन. अभी इसमें देखो टाइप्स भी है. पहला टाइप हम देखते हैं, ये जो हमने देखा पहला टाइप, ये था टाइप ए, पॉजिटिव वर्क. ओके, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब cos थीटा हमें पॉजिटिव वैल्यूज देगी, then the work will be positive, right? Type 2 is, or type B is negative work. ये कांस्टेंट फोर्स में ही है, अभी हम लोग कांस्टेंट फोर्स में ही सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं. टाइप 2 इज नेगेटिव वर्क. ठीक है, नेगेटिव वर्क कब होगा, जब cos थीटा हमें वैल्यू देगा नेगेटिव. ओके, देन देयर इज टाइप सी, ये है जीरो वर्क. ये कब होगा, जब cos थीटा हमें वैल्यू देगा जीरो. ठीक है, तो आप सब लोग जानते हो कि cos ऑफ, एक सेकेंड, एट cos ऑफ n pi इक्वल्स टू -1 रेज टू n. ओके, मैंने ही आपको पढ़ा है. ठीक है, एज यू मस्ट रिमेम्बर साइन ऑफ n pi इक्वल्स टू 0 एंड tan ऑफ n pi इज ऑल्सो इक्वल टू 0. अभी हमें फिलहाल क्या लगने वाला है, cos ऑफ n pi इज इक्वल टू 0. तो बस ये ध्यान में रखना, वी आर गोइंग टू यूज दिस इन यू नो दिस केसेस, ये जो टाइप्स है इसमें. तो देखो अभी ये जो पहले हमने पढ़ा, यू नो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो एग्जांपल है mgh ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया पहला टाइप का वो, राइट. अभी नेगेटिव वर्क क्या होता है, अभी नेगेटिव वर्क तब होता है तब जब हम लोग फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट दूसरा डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, तब वर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो इन दोनों में एंगल क्या आएगा, इन दोनों में एंगल आएगा 180 डिग्री. ओके, एंड व्हाट इज cos ऑफ 180 डिग्री, सी cos ऑफ 180 इज नथिंग बट cos ऑफ पाई. इसमें n कितना हुआ, n हो गया 1. ठीक है, तो इसमें अगर 1 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट विल गेट इज -1 रेज टू 1, दैट इज -1. ठीक है, तो cos थीटा की तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई. ओके, सो देन द वर्क इज नेगेटिव. ये एग्जांपल कौन सा है, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. मान लो कि आप, ये एक इंसान है, ये चल रहा है. ठीक है, तो ये जब चल रहा है ना, तो आप ध्यान से देखना, ये पैर से ना पीछे की तरफ पुश कर रहा है, पीछे की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन वो खुद एज मास ही इज मूविंग अहेड. तो डिस्प्लेसमेंट अहेड है, लेकिन फोर्स अप्लाइड पीछे की तरफ है, राइट. या फिर आप जब टग ऑफ वॉर कर रहे हो, ओके, आप ये जो रोप पकड़ी है, आप पैरों से जब पुशिंग द ग्राउंड इन this direction, and as a result your body is being pushed in the other direction. तो इसमें भी फोर्स एक तरफ है और exactly 180 डिग्री अपोजिट की तरफ है आपका डिस्प्लेसमेंट. सो इन दिस केसेस सी वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट s cos थीटा. अभी इसमें देखो, इसके ऊपर कोई वेक्टर साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो वेक्टर साइन है उसका कैलकुलेशन इसमें होगा. ठीक है, इन द बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट. तो cos थीटा में सब कुछ हम लोग साइन डिसाइड करेंगे. ठीक है, जैसे भी डायरेक्शन है वो सब इसके ऊपर से डिफाइन होगा. एंड
we'll put the magnitude in here. So this is force into displacement, और इनमें एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, it is cos of 180, and cos of 180 is how much, -1, so it is like minus f into s, तो वर्क डन हमें मिल जाता है नेगेटिव. ओके, सो एज सच द मैग्नीट्यूड इज नॉट नेगेटिव. दिस माइनस साइन जस्ट इंडिकेट्स दैट the force and the displacement are in opposite directions. Okay, so this is example of the negative work done. Now zero work done. अभी zero work done में क्या होगा देखो, when will cos theta be zero? You might be knowing when theta is equal to 90 degree cos theta होगा zero, right? अभी ऐसे कौन से केसेस है कि जिसमें the force and displacement will be 90 degree to each other. Okay, या तो ये कि force and displacement should be 90 degree to each other, या फिर देखो work done is equal to F into S cos theta. देखो for work done to be zero, either this value should be equal to zero, or displacement should be equal to zero, or force is equal to zero. तीनों में से एक भी अगर जीरो रहा, पूरा वर्क डन हमें जीरो मिल जाएगा, या तो सब या तो कोई भी एक. ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. तीनों केसेस के एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. ठीक है, सी व्हेन फोर्स अप्लाइड इज जीरो, सपोज देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m and if there is no force applied, okay, so obviously the displacement will be zero और वर्क डन क्या आएगा, जीरो. ओके, सो दिस इज केस वन. नाउ केस टू लेते हैं. सपोज दिस मैन इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस होल्डिंग कुछ उठा के अपने सर पे. ठीक है, तो इसमें ये तो फोर्स लगा रहा है अपवर्ड्स, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो वर्क डन इज जीरो. राइट, दिस इज द सेकेंड केस. और थर्ड केस में देखो, मान लो ये कोई मास है m जिसको आप घुमा रहे हो. ओके, यहाँ से पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हो, तो देखो इसमें वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता होगा, अभी ये घूमता है तो इसके बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जीरो. कैसे मैं आपको बताता हूँ. फोर्स इस तरफ है, लेकिन वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ. मतलब डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ. इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, वैसे तो गोल जा रहा है, लेकिन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो नाउ इन वर्क डन वेयर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, अगर ये हम लोग देखें तो इसमें फोर्स तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन कॉस थीटा क्या है, कॉस 90 है. तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 90 जीरो हो जाएगा, पूरा वर्क डन जीरो हो जाएगा. ओके, सो इन दिस केस वर्क डन ड्यू टू, रिमेंबर वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जीरो. ठीक है, वैसे ही कह सकता हूँ मैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन ऑन अर्थ in case of revolution around the sun, work done by gravitation force, I'm sorry, by gravitational force, okay, is zero in case of sun and earth. ठीक है, ये और एक एग्जाम्पल है आपके लिए. तो तीनों केस हमने देख लिए. ठीक है, ये थी पहली केस, सॉरी दिस वाज द फर्स्ट केस व्हेन आर फोर्स वाज जीरो, कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं किया. दूसरा केस है कि एक बंदा है जिसने अपने हाथ में बैग्स उठा रखी है या फिर कोई लोड उठा रखा है, लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहा. सो इज अप्लाइंग फोर्स टू लिफ्ट द बैग्स बट इज नॉट मूविंग, सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड द वर्क डन बिकम्स जीरो. ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि है ही नहीं कंपोनेंट्स, ये तो थीटा कहाँ से लाएंगे.
और थर्ड केस व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सॉरी दोनों जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दिस इज द थर्ड केस. ओके, सो आई थिंक वील स्टॉप हियर. हमने अभी तक देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है. एंड वी सॉ वर्क डन ऑल्सो. वर्क डन में हमने देखा कि बेसिकली वर्क डन क्या होता है, ठीक है. और अभी तक हमने क्या देखा है, मैंने आपको दो क्वेश्चंस भी दिए हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस और डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, ये आपको आंसर करना है, ठीक है. और दूसरी चीज़ हमने अभी तक देखी, इसमें हमको और एक चीज़ देखनी है, वर्क डन विद वेरिएबल फोर्स. मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको, बट स्टिल वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, ठीक है. तो अभी तक हमने पढ़ा है किसके बारे में, वर्क डन विद कांस्टेंट फोर्स. ओके, और उसमें जो तीन केसेस है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन, हमने देखा है एग्जांपल्स के साथ. ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. आई थिंक यू हैड फन विद इन द क्लास. हैव अ नाइस डे, ठीक है. मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, वो बस कर देना. ये इसके साथ जो भी मैंने क्वेश्चन लेक्चर में दिए वो भी कर देना. ओके, दैट्स इट, थैंक यू.